प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिजला पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आए हैं जो कक्षा 8 और कक्षा 11-12 के जो इतिहास विषय हैं उनके अंदर बहुत ही जरूरी है। और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए से संबंधित प्रश्न आते रहते किसी न किसी परीक्षा के अंदर। तो ये क्या है, अनेक जो सामाजिक सुधार आंदोलन है जिस भी कक्षा के अंदर हैं वो, चाहे वो BA की हो, चाहे वो MA की हो, या फिर एक तरह से स्कूली कक्षा 12 तक, उनमें कहीं ना कहीं आते रहते हैं। और देखिए क्या है, कैसे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे आधुनिक सामाजिक सुधार अधिनियम। जब भारत में अंग्रेजी शासन हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने भारत के अंदर कुछ ऐसे अधिनियम बनाए जो कि भारतीय समाज के लिए बहुत जरूरी थे। इससे पहले भारतीय समाज अनेक रूढ़िवादिताओं से, अनेक सामाजिक बुराइयों से घिरा हुआ था और ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जिनको बंद करना बहुत जरूरी था। और वे क्या थी, कैसे थी, कुछ भारतीयों के प्रयास से हुई, कुछ अंग्रेजों के प्रयास से हुई। ये एक बहुत जरूरी था। और क्या थी देखिए, हम यहाँ चर्चा करते हैं। नंबर 1 है सती प्रथा कानून। ये सती प्रथा कानून विलियम बेंटिंक उस समय अंग्रेजों का अधिकारी होता था भारत के अंदर, यानी एक तरह से वायसराय जिसको हम कह सकते हैं, गवर्नर जनरल। बाद में उनके नाम बदल दिए गए थे ऐसे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 1829 में नियम, ये हम देख सकते हैं 10, 5, 15, 16, 17 अधिनियम, उसके तहत जो है भारत के अंदर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। और इसमें राजा राम मोहन राय जो कि एक आधुनिक भारत के समाज सुधारक थे, बंगाल से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने इसमें योगदान दिया। क्या था देखिए, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी भारतीय समाज के अंदर कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो जीवित उसको उसकी चिता पर जलाया जाता था। यदि कोई स्त्री जीवित साथ नहीं जलती तो जबरदस्ती उसको चिता पर फेंक दिया जाता था। इसके पीछे उसकी चित्कार नहीं सुनी जाती थी, उसके भाव नहीं सुने जाते थे। उसको जो है एक तरह से ये दुहाई दी जाती थी कि उसका कर्तव्य है कि वह पति का साथ दे, उनके साथ जाए। तब राजा राम मोहन राय ने देखा कि उसके चाचा की मृत्यु होने पर किस प्रकार से उनकी चाची को जो है साथ में जला दिया गया था, तो उनका हृदय इससे कांप उठा और उन्होंने ठाना कि वह इस प्रथा को बंद करवाएंगे। और राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिल करके इस सती प्रथा का अंत करवा था कि कोई भी जबरदस्ती अपनी, यानी उस औरत को साथ नहीं जलाएगा जिसका पति मर गया है, उसको रोक दिया गया था। ये एक बहुत जरूरी भी था। अगला क्या है देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया 1856 में। ये देखिएगा, ये जो नियम 15 के तहत था। और फिर 1856 में कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था और उसके समय जो है यह लागू हुआ था। और इसके तहत ये कर दिया गया कि जो विधवा स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उससे जो संतान प्राप्त होगी उसको वैध माना जाएगा, यानी उसको सारे कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है। और विधवा पुनर्विवाह क्या था, यदि कोई भारतीय समाज में स्त्री का पति मर जाता था तो दोबारा उसको विवाह नहीं करने दिया जाता था, यानी उसको सारी उम्र सफेद कपड़ों में सिर मूंड करके या किसी घर एकांत में या विधवा आश्रम में छोड़ दिया जाता था, जो कि बहुत बुरी प्रथा थी। यानी उसको सामाजिक विचारधारा का एक तरह से अधिकार नहीं था और न उसको किसी प्रकार के भोजन या एक तरह से जो सदवा होती थी उसको जो है ना विधवा का मुंह भी देखने नहीं दिया जाता था। वह जो भी शुभ कार्य होते थे, कोई यज्ञ, विवाह है या लड़के के जन्म के शुभ कार्य, वो उसमें भाग नहीं ले सकती थी। और उसको अनेक नाम दिए जाते थे जिससे कि उसे घृणा हो। तो फिर एक तरह से इसके ऊपर जो है कैनिंग ने कानून बनाया। उससे पहले लॉर्ड डलहौजी ने प्रयास किए थे इसके ऊपर और इसको रोक दिया गया। और एक बहुत अच्छा कार्य था जिससे कि विधवाओं को जीवन जीने का अधिकार, समाज की मुख्य विचारधारा में आने के अधिकार प्राप्त हो गए थे। अगला क्या था, इसमें योगदान दिया था विधवा विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के अंदर एक प्रिंसिपल थे और वो जो है स्कूल के प्रिंसिपल थे। और वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सारा जीवन ही समाज सुधार यानी विधवाओं के विवाह करने में लगा दिया था। और उन्हीं के योगदान से जो है इस कानून को पास किया गया। और व्यक्ति भी इनके शामिल थे
दूसरा जो है उनके साथ डी.के. करवे शामिल थे। 1899 में उन्होंने पूना विधवा आश्रम स्थापित किया था। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आता भी है कि डी.के. करवे ने क्या किया था। 1899 में पूना विधवा आश्रम स्थापित किया था, वहाँ विधवाएं विवाह कर सकती हैं। और 1916 में बम्बई के अंदर यानी डी.के. करवे ने ही प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी। ये भी प्रश्न अनेक बार अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है कि पहला यानी प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया, किसने किया। 1916 में बम्बई में, और किसने किया, डी.के. करवे ने स्थापित किया। इसको ध्यान करें। अगला है, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। फिर एक विष्णु शास्त्री होते थे, यानी विष्णु शास्त्री पंडित। इन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई थी। ये भी एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न है जो आता रहता है, यानी इसका पूरा नाम था विष्णु शास्त्री पंडित। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई थी और इसकी भी सलाह जो है वो ली गई थी। इन्होंने भी बड़ा योगदान दिया था। और इसके बाद वीरेशलिंगम पंतुलु थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में विधवा विवाह करवाए और अनेक विधवा आश्रम स्थापित करवाए। इसका संबंध कक्षा 8 और कक्षा 11-12 में भी आता है। ये वीरेशलिंगम पंतुलु एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे। इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया समाज की मुख्य विचारधारा में विधवाओं को लाने के लिए। अगला फिर क्या है, शिशु वध प्रतिबंध। जॉन सॉर उस समय भारत के जो है गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1795 में बंगाल नियम 21 के अंदर जो है ये प्रतिबंध कर दिया भारत में कि शिशु की हत्या नहीं की जाएगी। और फिर वेल्जली जो था भारत का एक तरह से वाद रहा, तो उसने ये किया 1802 में कि इसको साधारण हत्या का रूप दे दिया गया, यानी इसको संगीन अपराध नहीं माना। वेल्जली ने थोड़ा कानून को ढीला कर दिया और इसको साधारण हत्या मान लिया एक तरह से। मतलब यानी साधारण हत्या का यही है कि यदि इसको आदमी शिशु हत्या करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, और एक तरह से तो इसको एक हत्या के अंदर शामिल कर लिया। उससे पहले एक तरह से हत्या नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि ढील नहीं दी गई, मेरे से भूल हुई थोड़ी, मतलब यानी को थोड़ा सख्त कर दिया वेल्जली ने 1802 में धारा 6 के तहत कि इसको हत्या का रूप दे दिया गया और उससे सज़ा मिलेगी, जेल यात्रा होगी। तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा। ये एक तरह से शिशु वध प्रतिबंध जॉन सॉर ने 1795 में लगाया था। क्या था शिशु वध? देखिए, शिशु वध का था विशेषकर भारत के राजपूत समाज या बड़े घराने होते थे, उनमें विशेषकर शिशु यानी बालिका यानी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इसी को ही एक तरह से, क्योंकि इसको इज्जत का प्रश्न माना जाता था कि लड़की घर में होगी तो उसे बदनामी होगी या उसका विवाह करना पड़ेगा, तो इससे समाज में अनेक जोखिम होंगे, दहेज देना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती थी। ये शिशु प्रतिबंध था। दूसरा जो है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 था। ये नॉर्थ ब्रुक ने उस समय अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे दी थी। इसका तात्पर्य यह है कि नेटिव मैरिज एक्ट बनाया गया 1872 में नॉर्थ ब्रुक द्वारा, और इसने अंतरजातीय विवाह है। अंतरजातीय विवाह का तात्पर्य कि नॉर्थ ब्रुक ने कानून में ये कर दिया कि कोई भी लड़की या लड़का दूसरी जाति में विवाह कर सकता है। पहले भारत में ये प्रतिबंध था कि व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करेगा, लड़की अपनी ही जाति में विवाह करेगी, दूसरी जाति में वो विवाह नहीं कर सकती। लेकिन इसमें यह कर दिया कि कोई भी अंतरजातीय विवाह कर सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। समाज, माता पिता यदि रोकता तो उसको सजा का भी प्रावधान कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये एक्ट बनाया गया। अगला था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जो एज का होता है उम्र, ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बना गया। इसके अंदर बालिका विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई। उस समय लैंसडाउन जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था, और एक पारसी समाज सुधारक था जिसका नाम था बेहराम जी मालाबार, पूरा नाम बेहराम जी मालाबार। उनके प्रयास से इसको लागू किया गया, क्योंकि बेहराम जी जो पारसी समुदाय के एक समाज सुधारक थे, उन्होंने देखा कि लड़कियों को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल उसमें ही विवाह कर दिया जाता है, उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने एक तरह से
पत्र लिख के अंग्रेज़ों को ध्यान दिलाया, तत्कालीन गवर्नर जनरल को, कि एक कानून बनाइए कि कम से कम आयु ऐसी हो कि वो परिपक्व हो बालक में। तब उन्होंने जो है एक तरह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बालिका विवाह की उम्र 12 वर्ष कर दी गई थी। लैंसडाउन उस समय प्रमुख थे भारत के। उसके बाद शारदा एक्ट 1929 में इरविन के समय में यह पास हुआ था। ये ध्यान देने एक वेरी इंपॉर्टेंट है ये शारदा एक्ट। ये बहुत तरह विवाद में रहा है। एक तरह से 1929 से लेकर के आज 2021-22 में भी जो करंट की घटना है 2021-22, उसमें भी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इरविन के समय ये पास हुआ था और इसमें आयु लड़के की 18 वर्ष कर दी गई और लड़की की 14 वर्ष कर दी गई। डॉक्टर हरविलास शारदा जी होते थे एक समाज सुधारक, बहुत ही मतलब यानी बुद्धिजीवी थे डॉक्टर हरविलास शारदा। उन्होंने एक तरह से इरविन से कहा कि ये ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तब इरविन ने उनकी बात को माना और उन्हीं के नाम पर शारदा यानी डॉक्टर हरविलास शारदा के नाम पर ही इसका नाम शारदा एक्ट 1929 रख दिया गया। लड़के की 18 वर्ष आयु विवाह के लिए, लड़की की 14 है। और ये आज भी एक तरह से क्या है, विवादों में है। अभी देखा होगा कि बाद में सरकार ने शारदा एक्ट के तहत विवाह की उम्र जो है वो लड़की की 18 है और एक तरह से लड़के की 21 कर दी। अभी ये ताज़ा करंट की घटना है, हम देख सकते हैं इसके अंदर कि पहले 16 वर्ष थी और लड़के की एक तरह से 21 वर्ष थी, लेकिन अब इसके अंदर लड़कियों की उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दी गई है, यानी बढ़ा करके इसके अंदर। तो ये एक तरह से जो एक्ट था इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। नर बलि रोक 1844-45 में लगाई गई। उस समय भारत का प्रमुख होर्डिंग होता था, होर्डिंग प्रथम उसने लगाई थी नर बलि रोक। और कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी इसके अंदर। कैंपबेल एक ऐसा अधिकारी था जो कि विभिन्न धार्मिक समारोहों में व्यक्तियों को भेज करके या किसी जांचकर्ता को भेज करके जांच करवाता था कि नर बलि तो नहीं दी गई तो उसकी जांच करते थे और सजा का प्रावधान करते थे। होर्डिंग प्रथम ने नरबली क्या थी सभी जानते हैं कि हमारे देश में नर बलि और पशु बलि की प्रथा थी। किसी मंदिर के ऊपर किसी देवी देवता को खुश करने के लिए या किसी यज्ञ को पूरा करने के लिए एक तरह से वहाँ पर उनकी गर्दन काट दी जाती थी और इसको नर बलि कहा जाता था। इसके ऊपर रोक लगा दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद यह प्रथा बंद हो गई। और उसके बाद अगला क्या है कि दास प्रथा प्रतिबंध 1833 में ये चार्टर एक्ट में लागू की गई थी। 1833 का एक चार्टर एक्ट आया था भारत में, उसके अंदर एक प्रावधान कर दिया गया था कि भारत के अंदर दास प्रथा प्रतिबंध है, लेकिन वो है 1833 के चार्टर एक्ट में इतनी मजबूती से लागू नहीं हुई। कहीं ना कहीं उसका रूप बना रहा भारत में दास प्रथा का। लेकिन फिर जो एलन बरो था भारत का प्रमुख, उसने 1843 में 5वें अधिनियम में इसका पूर्णांत कर दिया। 1843 में एलन बरो ने कि कहीं भी यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दास बनाएगा, गुलाम बनाएगा, उसको कठोर सजा का प्रावधान कर दिया जाएगा। दास प्रथा थी क्या, ये हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले यूरोपीय लोगों ने ही यानी शक्तियों ने ही दास प्रथा की शुरुआत की थी। ये प्रश्न अनेक कक्षाओं में आता भी है कि अफ्रीका के जो काले लोग थे जिनको हम निगरो यानी हबशी बोलते हैं, उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके अमेरिका यूरोप के बाज़ारों में ले जाया जाता था और उनकी कीमत लगा करके पशुओं की तरह बेचा जाता था। फिर उनसे कारखानों, खेतों, बागानों में काम करवाए जाते थे। उनसे 20-20, 22-22 घंटे काम करवाया जाता। बेमुश्किल उनको 2 या 4 घंटे सोने दिया जाता था या आराम करने दिया जाता था और बेमुश्किल उनको पूरे 24 घंटे में एक वक्त भोजन दिया जाता था। और एक तरह से उनकी दशा ऐसी खराब हो गई थी इसके अंदर कि एक तरह से वो लोग बिल्कुल जो है ना इतनी बर्बर स्थिति में, इतनी दयनीय स्थिति में रहते थे कि जिसका कोई अंत नहीं। उसके बाद इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा, जिसको बाद में गोली मार दी गई थी।
तो भारत में भी ये प्रतिबंध कर दिया कि कोई किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाएगा, दास नहीं बनाएगा, ज़बरदस्ती अपने खेतों में, फैक्ट्री में, घर में काम नहीं करवाएगा। दास प्रथा की परिभाषा एक तरह से ऐसी भी हुई कि जैसे उसको बेल रस्सी से नहीं बांधेगा, किसी बड़ी चार दीवारी के अंदर नहीं रोकेगा, या उसके ऊपर डरा धमका करके, मार पीट करके उसको जो है, या उच्च जाति का प्रभाव दिखा करके, या धनी व्यक्ति अपना प्रभाव दिखा करके उसको जो है किसी रोटी पर आधारित काम नहीं करवाएंगे, और 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे। वह कहीं भी स्वेच्छा से जा सकता है, आ सकता है, काम कर सकता है। मतलब ये अधिकार उनको उसमें दिए गए थे। आगे क्या है, दूसरा ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है ठगों का दमन। बेंटिंक ने, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, उन्होंने 1830 ईस्वी में एक तरह से ठगों का पूरी तरह से दमन कर दिया, और इसके अंदर कार्ल सलीमैन नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की थी कि वह ठगों के ऊपर नज़र रखते थे कि लोग किस प्रकार से लोगों को ठगते थे, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके, झांसा दे करके, और ठगी प्रथा के ऊपर पूर्ण रोक लगा दी गई। चाहे वो ओझा लोग हों, या किसी कारोबार का बहाना बनाने वाले हों, या किसी भी तरह से ठगी का एक तरीका हो, उसको रोक दिया गया कि कोई किसी के साथ ठगी नहीं करेगा। तो ये मुख्य एक तरह से अधिनियम थे, आधुनिक सामाजिक सुधार अधिनियम। बने रहिए हमारे साथ।